जब कल्चर के आधार पर नेशन स्टेट बने तो ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, क्योंकि लोग इनसेंसिटिव हो चुके थे कि जब ऐसा तय हुआ कि ये देश इसका है, ये देश इसका है, तो जो लोगों के बीच में अफरा तफरी मची, जो लोग क्या कर रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वॉयलेंस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, डर का सिचुएशन है, ये तमाम तरीके की चीजें कहाँ पे थी, ये तमाम तरीके की चीजें एक समय पे यूरोप में थी। और ये टेबल आप पेपर में बना के आ सकते हो। एशिया और अफ्रीका में लगभग सभी कंट्री क्या थी, गुलाम थी। 1947 से पहले तो अंग्रेज जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था, तो हमारे पास में अधिकार ही नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस ग्रुप ने बोला चलो तुम्हारा भी एक देश हो जाए, इस ग्रुप ने बोला चलो तुम्हारा भी एक देश हो जाए, इस ग्रुप ने बोला चलो तुम्हारा भी एक देश हो जाए। कल्चरल आइडेंटिटी मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, तो इसके चलते हमें कल्चरल आइडेंटिटी को थोड़ा सा सेकेंडरी रख के हमें कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात करनी होगी। ट्रू नेशनलिज्म क्या होता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर, और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर, जो कि है नेशनलिज्म, मतलब कि राष्ट्रवाद। आपने नेशनलिज्म के बारे में बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ सुना होगा कि वो इंसान नेशनलिस्ट है या फिर पर्टिकुलर इंसान क्या है, एंटी नेशनल है। आखिर नेशनलिज्म मतलब क्या है? अच्छा, एक नेशनलिज्म वो है जो कि आप सोशल साइंस में पढ़ते आए हो। कौन सा वाला? कि जब हमें आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट था। हमें उस नेशनलिज्म को नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो तो आप सारी की सारी चीजें कहां पे पढ़ते हो? वो आप सारी की सारी चीजें पढ़ते हो हिस्ट्री में। हम बेसिकली यहां पर क्या बात करने वाले हैं? हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं नेशनलिज्म एज एन कॉन्सेप्ट की, कि नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है, ट्रू नेशनलिज्म क्या होता है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा भी नहीं होगा कि आपको नेशनलिज्म की एकदम पक्का डेफिनेशन पता चल जाएगी, मतलब कि आपको नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा, लेकिन नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिबेटेड है। बहुत ज्यादा डिबेटेड कैसे? जैसे कि अगर आप ये स्लाइड को देखोगे यहां पर, तो आपको इन तीनों इमेज को देख के कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा? तीनों इमेज को देख के कहीं ना कहीं अंदर से एक पेट्रियोटिक फीलिंग आ गई होगी, कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की फीलिंग आपको अंदर आ गई होगी। तो हम जब भी आर्मी को देखते तो हमारे एकदम क्या रहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। मेहनत कर रहे हैं इन द सेंस कि ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर वो सरहद पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं ताकि हम सुकून से रह सकें। आप अपने नेशनल फ्लैग को देखते होगे तो अपने आप में कितना प्राउड महसूस होता होगा कि इतने प्यारे देश के हम क्या हैं, इतने प्यारे देश के हम रहवासी हैं। वैसे आप चाहे रिपब्लिक डे की परेड हो या 26 जनवरी या 15 अगस्त हो, तब आपके अंदर एकदम से भावना जगती होगी कि क्या है, एकदम प्राउड महसूस होता होगा, क्योंकि आप वो सुबह से गाने सुनते रहते हो, है ना? सुबह से आपके कॉलोनी में भी या इट साइड में या स्कूल में क्या होता है, कुछ ना कुछ गाने बजते रहते हैं, तो अंदर से क्या आता है, अंदर से आपको एक सॉर्ट ऑफ एक जज्बा आ जाता है। लेकिन क्या नेशनलिज्म हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित है? क्या नेशनलिज्म हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित है? ये सब बहुत सारे सवाल है, हम उस पे नहीं आ रहे हैं कि स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपकी नेशनलिज्म की डेफिनेशन टोटली मेरे नेशनलिज्म की डेफिनेशन से अलग होगी। कैसे? ऐसा समझ लो कि फॉर एन एग्जांपल कि इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है, इंडियन क्रिकेट टीम अपना मैच खेलने गई। अब हो सकता है मैं इंडियन क्रिकेट टीम को ताली नहीं बजा रहा हूं और मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ क्या कि मैं एंटी नेशनल हूं या मुझे मेरे देश से प्यार नहीं है? नहीं, हो सकता है मुझे इंडियन क्रिकेट टीम नहीं पसंद हो, लेकिन मुझे मेरा देश पसंद हो, मुझे मेरा नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी आती हो, मुझे मेरी आर्मी पे गर्व हो। आपके और मेरे व्यू डिफरेंट हो सकते कि नहीं हो सकते? तो मियर एक इंडियन क्रिकेट टीम को ताली नहीं बजाने से आप कैसे एक इंसान को बोल सकते हो कि वो इंसान सच में राष्ट्रवादी है या राष्ट्रवाद है या नहीं? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो टर्म है नेशनलिज्म, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टर्म है और इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। हम थिंकर्स को पढ़ेंगे, हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सबका मतलब क्या है नेशनलिज्म का, और एक कॉमन डेफिनेशन नहीं निकलती है। लेकिन एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं सो दैट आपको एक क्लैरिटी आए कि ट्रू नेशनलिज्म आखिरकार में होता क्या है।
ठीक है, तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में और इस पूरे चैप्टर में उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नेशनलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म, मैं आपको नेशनलिज्म से क्या करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन दिलवाऊंगा, ठीक है भैया। देन नेशंस एंड नेशनलिज्म, इन दो शब्द को, नेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इन दो चीज को हम लोग समझेंगे। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन, एक देश, देश कैसे बनता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उसको, इस सवाल को आंसर करेंगे। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड देन मल्टीकल्चरलिज्म को पढ़ेंगे। अब मल्टीकल्चरलिज्म ये क्या है, ये एडिशनल टॉपिक है जो कि क्या किया है, जो कि सीबीएसई ने ऐड किया है, ठीक है। ये क्या है, ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। क्लियर है, तो अब चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ड्यूरिंग लास्ट 2 centuries or more, you have heard a lot about nationalism. It has united people as well as divided them, helped to liberate them from oppressive rule, as well as has been the cause of conflict and bitterness and wars. It has been a factor in the breakup of empire and the state. Nationalist struggles have contributed to the drawing and redrawing of the boundaries of states and empire. ठीक है भैया, आपने नेशनलिज्म के बारे में बहुत लंबे समय से सुना है। आज आप क्लास 11th में तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप क्लास 10th में, क्लास 9th में कहीं ना कहीं आपने ये शब्द सुना होगा, नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट, है ना। जो वर्ड है नेशनल, नेशनलिज्म, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और नेशनलिज्म इतना पावरफुल वर्ड है, इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि इसने पूरे देश को कई बार ये एक साथ में जोड़ भी देता है, और कई बार क्या होता है, कई बार ये देश को तोड़ भी देता है। तो नेशनलिज्म मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि नेशनलिज्म मतलब सबको जोड़ना ही है, कई बार नेशनलिज्म क्या होता है, कई बार नेशनलिज्म देश को तोड़ भी देता है। कैसे, जरा अपन उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, नेशनलिज्म की शुरुआत अगर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो अगर इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखोगे, अगर मैं आपको इंडिया के कॉन्सेप्ट में नेशनलिज्म के बारे में बताऊंगा, तो इंडिया में नेशनलिस्ट हमारे अंदर एक भावना कब जगी थी, तो बेसिकली जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हो रही थी, जब हम सोच रहे थे कि अंग्रेज, या जब हमारा अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तब हम क्या कर रहे थे, तब हम सारे लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, नेशनलिस्ट भावना जग रही थी। देश के प्रति उनको ऐसा था कि नहीं, हम ये जो ऑपरेसिव रूलर्स हैं, ये जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, इन अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश हमारी मातृभूमि है, ठीक है। तो वैसे ही आपने इंडिया में नेशनलिज्म कब देखा, उसके पहले तो क्या चल रहा था, उसके पहले तो यहां मुगल है, यहां कोई और राजा है, यहां कोई और राजा है। तो आपको अगर हम एंटायर कंट्री बात करें तो एंटायर कंट्री अलग अलग राजा, रियासत, इन सब में बटी हुई थी। लेकिन हमको जब अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, तब पूरा देश एक साथ में क्या हुआ था, तब पूरा देश एक साथ में यूनाइटेड हो गया था। क्लियर, समझ में आ गया। ये मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया नेशनलिज्म का, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अच्छा, आपने फ्रांस में देखा होगा, फ्रांस में क्या देखा, फ्रांस में भी आपने नेशनलिज्म देखा है। अब फ्रांस के ऊपर किसी ने रूल किया था, नहीं। फ्रांस में क्या सिस्टम चल रहा था, फ्रांस में थी मोनार्की, फ्रांस में क्या थी, मोनार्की। तो वहां के लोगों के अंदर क्या था, वहां के लोगों ने इस मोनार्क के खिलाफ क्या किया, मोनार्क के खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, और मोनार्की वहां से गई, और वहां पे क्या हुआ, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। तो वहां पे लोगों के अंदर देश की भावना कब जगी, देश की भावना जब उनको अपने मोनार्की वाले सिस्टम को हटा के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलना था तब, ठीक है। तो फ्रांस का केस थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल हुआ। इंडिया में नेशनलिस्ट की भावना कब जगी थी, जब कि कोई बाहर से व्यक्ति आया था, वो हमारे ऊपर रूल कर रहा था, और हमें क्या करना था, हमें उस व्यक्ति को टाटा बाय बाय बोलना था। तो सबके अंदर में क्या हुआ, सबके अंदर देश के प्रति एक प्यार, एक वो भावना जगी, ठीक है। उसके पहले हम लोग डिवाइडेड थे। डिवाइडेड कैसे थे, डिवाइडेड एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई किसी राजा, कोई कहीं कहीं। वहीं फ्रांस में तो किसी ने रूल नहीं किया था ना, वहां पे तो मोनार्की थी, लेकिन मोनार्की को हटाने के लिए वहां पे जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो सारे लोग एक साथ में आ गए। और जब वहां पे जो प्रिंसिपल्स निकल के आए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आज तक चले आ रहे हैं। तो फ्रांस में कुछ नेशनलिज्म हमें इस तरीके से देखने को मिला, समझ रहे हो। तो यहां पे आपको ये दो एग्जांपल देखे। नेशनलिज्म में स्टेट्स की बाउंड्रीज भी चेंज हुई है। कैसे बाउंड्रीज चेंज हुई है,
वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि जर्मनी या फिर इटली, ये रहा जर्मनी और जो इटली था, तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, बहुत छोटे 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 इनकी प्रोविंसेस, मतलब बहुत छोटे छोटे देश थे। इन सब ने आके मिलके क्या हुआ, प्रेजेंट डे जर्मन एंड इटालियन स्टेट्स वेर फॉर्म थ्रू सच अ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंस ने मिलके एक देश बना दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे छोटे छोटे जो प्रोविंसेस है वो आके क्या कर रही है, वो कंट्री बना रही है। क्लियर है। वहीं 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 हम क्या देख रहे हैं, वहीं हमने रशियन एम्पायर में या यूएसएसआर में क्या देखा कि कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई। पहले इतना बड़ा यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, हमने ये देखा था कि फिर रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया और बहुत सारी कंट्री उसमें से बनी, कजाकिस्तान ये वो। तो नेशनलिज्म मतलब क्या हो रहा है, नेशनलिज्म मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं है, कहीं कहीं पे नेशनलिज्म ने तोड़ा भी है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल कि यहां पे एक कंट्री है, ये हो गया रशिया, ये पहले पूरा यूएसएसआर था। ऐसे एग्जांपल समझो कि पूरा पहले क्या था, ये पूरा पहले यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर में ये देख रहे थे कि ये जो लोग हैं इनको कहीं ना कहीं ऑपरेस किया जा रहा था, या ये लोग अपनी आइडेंटिटी की मांग कर रहे थे कि हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं दब चुकी है। तो इन्होंने क्या किया, ये अलग हो गए। तो नेशनलिज्म का अभी तक जो मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल बताया जहां पे कि हमने क्या किया, जहां पे कि हमने बाहर वाले व्यक्ति को, बाहर वाला जो रूलर था उसको खिलाफ आंदोलन किया और सबके अंदर देश के लिए भावना जगी। दूसरा, फ्रांस में हमने ये देखा था, क्या देखा कि वहां से बाहर से कोई रूल नहीं कर रहा था, लेकिन वो मोनार्की के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और उन सब के अंदर नेशनलिस्ट भावना जगी। तीसरा, हमने इटली और जर्मन के केस में देखा, ठीक है, इटालियन स्टेट और जर्मनी के केस में देखा, ठीक है, जर्मनी के केस में देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, इन सब एक साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया, एक देश बनाया। वही हमने रशिया के केस में क्या देखा, रशिया के केस में ये देखा कि एक बहुत बड़ा यूएसएसआर था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो नेशनलिज्म के कितने अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं, अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं ना। मैं एक डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं आपको नेशनलिज्म की, मैं आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव दे रहा हूं नेशनलिज्म के। समझ रहे हो? तो यही मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे भाई ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हो गई। अब आज की तारीख में भी है ना, बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट मतलब जैसे कि आप लोग क्या देखोगे, कुर्द के बारे में देखोगे, कुर्द इन टर्की। तो कुर्द इन टर्की मतलब टर्की में एक रीजन है जहां पे क्या है, कुर्द पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अलग देश की बात करें, कुर्दिस्तान आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने अलग देश की बात करें। तो ये पॉपुलेशन सिर्फ टर्की में नहीं है, मतलब टर्की और टर्की के आसपास वाली जितनी भी कंट्री है, इन सब में कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉपुलेशन लाई कर रही है। यहाँ पे कुर्द रहते हैं और वो लोग क्या बात कर रहे हैं, वो लोग आजादी की बात कर रहे हैं। तो आपको आज के तारीख में भी क्या देखने को मिलेगा, आपको आज के तारीख में भी बहुत सारे क्या होगा, बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कुर्द का आपको बताया कि ये टर्की और इराक में, वहां पे हमने श्रीलंका में तमिल्स को देखा था। श्रीलंका में जैसे ये श्रीलंका है, यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे। अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट मतलब कि ये लोग श्रीलंका से अलग होकर अपना देश बनाना चाह रहे थे। तो ऐसा नहीं है नेशनलिज्म, आप ये मत समझो कि आजादी मिल गई तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आज की तारीख में भी हर देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि मेन लैंड से अलग होने की बात करें, जो कि मेन लैंड से अलग होने की बात करें। फॉर एन एग्जांपल कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, इस बहुत बड़ी कंट्री में कि छोटा सा एरिया है, और ये छोटा सा एरिया क्या कर रहा है, ये छोटा सा एरिया मेन जो कंट्री है उससे अलग होने की बात कर रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये एंटी नेशनल है। इनकी नेशनलिज्म की डेफिनेशन अलग होगी, और ये जो मेन लैंड में जो लोग रह रहे हैं इनकी नेशनलिज्म की डेफिनेशन अलग होगी। ये बोलेंगे हमारे लिए नेशनलिज्म ये है कि हम हमारा खुद का देश, एक खुद का एक सेपरेट स्टेटहुड की बात कर ले, और ये बोल रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हो? तो नेशनलिज्म में अलग अलग इंटरप्रिटेशन है और तुमको अलग अलग चीजें समझनी है। सही गलत पे नहीं आना है कंक्लूजन में कि नहीं सर ये सही नेशनलिज्म है और ये गलत नेशनलिज्म है, इस पे नहीं आना है। अपने को अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि नेशनलिज्म क्या होता है। सही नेशनलिज्म गलत नेशनलिज्म को बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर होती है, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं नेशनलिज्म को लेके। क्लियर?
ठीक है, तो एक बार जरा यहां से रीड कर लेते हैं अपन। नहीं तो तुम बोलोगे कि सर समझाते जा रहे हो, समझा तो मैं अच्छा रहा हूं तुमको, लेकिन स्लाइड थोड़ी सी रीड कर लेता हूं। अच्छा, मेरे साथ दोनों चीज हो जाती है, कई बार मैं रीड करके समझाता हूं तो तुम लोग क्या बोल दोगे, तुम लोग बोल दोगे कि अरे सर आप तो पढ़ रहे हो समझा रहे हो। तो एक बार मैंने तुमको बहुत अच्छे से ओवरव्यू दिया है, ठीक है, ओवरव्यू दिया है, उसके बाद में मैंने इटली और इटालियन और जर्मन स्टेट का तुमको एग्जांपल बता ही चुका हूं, मैंने रशिया का भी एग्जांपल तुमको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है, कौन सी सारी चीजें लिखी है, जो कि मैंने तुम लोगों को समझाई है। क्लियर? यहां पे आते हैं तो ऊपर इंडिया के कॉलोनियल स्ट्रगल की बात की गई है, जो कि मैंने तुमको बता चुका हूं। यहां पे सच सेपरेटिस्ट टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वी विटनेस नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स दैट थ्रेटन टू डिवाइड एग्जिस्टिंग स्टेट्स। वही कि आज की तारीख में भी क्या हो रहा है, आज की तारीख में भी अपने को ये देखने को मिल रहा है कि एग्जिस्टिंग स्टेट जो है, एग्जिस्टिंग नेशंस जो है, वहां पे भी कुछ कुछ एरिया में क्या हो रहा है, कुछ कुछ एरिया में अलग होने की बात उठने लगी है। सच सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैव डेवलप्ड अमंग द क्यूबॉइस इन कनाडा, ठीक है, बास्कस इन नॉर्थ स्पेन, द कुर्द्स इन टर्की एंड इराक एंड द तमिल इन श्रीलंका अमंग अदर्स। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई रीजन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उस मेन लैंड से अलग होने की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक कुर्द का बहुत अच्छे से बताया कि टर्की में और इराक में और भी जो देश हैं, यहाँ पे जो ये टोटल ये जो ग्रुप है, ये एक कुर्दिस्तान बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। Arab nationalism today may hope to unite Arab countries in a pan-Arab union, but separatist movement like the Basques or Kurd struggle to divide the existing states. तो वही कि एक अरब मूवमेंट अगर चल रहा है कि पूरा हम मिडिल ईस्ट में क्या कर लेंगे, हम अरब नेशनलिज्म फैला देंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वही कुर्द का एग्जाम्पल है कि ये जो है इनका अपना नेशनलिज्म है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे एक क्या है, एक बेसिक पिक्चर आपको क्लियर होते नजर आ रही है। किसको लेके? अभी मैं सिर्फ आपको नेशनलिज्म से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, अभी हम डिटेल्स में नहीं गए। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे हैं कि नेशनलिज्म मतलब क्या है। और मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर अलग अलग डेफिनेशंस बता रहा हूं, अलग अलग डेफिनेशन नेशनलिज्म की बता रहा हूं कि किसी के लिए नेशनलिज्म का मतलब यह है, किसी और के लिए नेशनलिज्म का मतलब यह है, तो किसी और के लिए नेशनलिज्म का मतलब यह है, ठीक है। We may all agree that nationalism is a powerful force in a world even today, but it is more difficult to arrive an agreement defining the terms like nation or nationalism. ठीक है, हम आज की तारीख में बिल्कुल मान रहे हैं कि नेशनलिज्म एक पावरफुल टर्म है, लेकिन ध्यान करो, अब लिंक करते हुए चलना है, जो भी मैं लिंक करवा रहा हूं। लास्ट वाला अगर आपने वन शॉट रिवीजन देखा है तो कौन सा चैप्टर था आपका? सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप में लास्ट टॉपिक क्या पढ़े हम? लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। तो ग्लोबल सिटीजनशिप और नेशनलिज्म अपोजिट जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं ना, लेकिन स्टिल नेशनलिज्म, जब मैं पढ़ा रहा था कि ग्लोबल सिटीजनशिप एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। आपको सभी चैप्टर को लिंक करते हुए चलना है कि प्रीवियस उसमें क्या पढ़ा था और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है भैया। तो अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे अगर हमें नेशनलिज्म को बहुत ध्यान से समझना है। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज नेशन। पहले ये तो पता चले कि नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशन। Why are people ready to sacrifice and even die for their nation? ऐसा क्या है देश में कि लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए रेडी है। आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी देखा होगा कितने ही हमारे वीर जवानों ने हंसते खेलते, जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने हंसते खेलते अपनी जान गंवा दी। किसके लिए? ताकि हम अच्छे से जी पाए। आज भी हमारी आर्मी अपने लिए, ठीक है, वहां पे क्या कर रही है, सरहद पर खड़ी है, और कितने ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है इस कॉन्सेप्ट में कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जान तक अपने देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। What ways are the claim to nationhood linked to the claim of statehood? तो नेशनहुड और स्टेटहुड जो अलग होने की बात हो रही है एक नेशन में से, वो तमाम तरीके के क्लेम्स को अपने को यहाँ पे समझना है। और द क्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म बी मेट विदाउट कंसीडरिंग अ सेपरेट स्टेटहुड। ठीक है, तो ये स्टेटहुड और नेशनलिज्म को अपन और थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा चलो, एक कार्टून है, इस कार्टून को जरा अपन समझते हैं। ठीक है, कार्टून में क्या है, एक लड़का और एक लड़की के बीच में आपस में कॉन्वर्जेशन चल रही है। अब तुम्हारे स्कूल में अगर ऐसा कॉन्वर्जेशन चल जाता तो तुम हो हा, खैर अब जमाना बदल गया है ना, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग
वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, नेशंस आर इररिलेवेंट। ये लड़की बोल रही कि आज का जमाना क्या है, आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आप नहीं तो सर, ये लड़की बोली सर पिछला वीडियो आपका देख के आई हूं, तब आप ही तो बता रहे थे कि पूरा वर्ल्ड इंटरलिंक्ड हो चुका है, हम ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में आ गए कि पूरा वर्ल्ड ही एक विलेज बन गया है। ये मैं सिटीजनशिप में समझाया था आपको। उसका जवाब लड़का दे रहा है, ठीक है, दैट्स नॉट द केस, nationalism is still relevant. You can see this when Indian team goes out to play cricket, or when you discover that Indians living abroad still watch Bollywood movies. तो बोले बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लेकिन आज भी जो यूएसए में भारतीय हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, भारत की मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट टीम के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट कर रहे हैं और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा रख रहे हैं। आपको भी रखना है और आप बिल्कुल करोगे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हम लोग हमेशा ये तो सोचते हैं कि मुझे मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा करना है, अपने लिए बहुत अच्छे करना है, मेरे माँ बाप को प्राउड महसूस होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे देश के लिए भी अच्छा करना है। और देश के लिए अच्छा सिर्फ एक अच्छे नागरिक बन जाओगे उतने में भी हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है अपना नया टॉपिक की, दैट इज नेशन एंड नेशनलिज्म। अच्छा, पूरा पढ़ाने के बाद में एक बार लास्ट में मैं आपको पूरे चैप्टर की समरी दूंगा, ताकि अगर आपकी लिंक कहीं ना कहीं टूटी होगी तो ऑटोमेटिकली अपन लिंक बैठा देंगे, ठीक है। नेशन एंड नेशनलिज्म, अ नेशन इज नॉट एनी कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल, at the same time it is also different from other groups or community found in the human society. It is different from family, which is based on face-to-face relationship with each member being direct personal knowledge of the identity and characteristics of the other. But it is also different from tribes and clans and other kingship groups in which ties of the marriage and descent links members to each other, so that even if we do not personally know all the members, we can, if we need to, trace the link that binds them together. ठीक है भैया, नेशन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, ठीक है, तो नेशन में क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। परिवार और नेशन में क्या डिफरेंस हो गया, ऑफकोर्स नेशन में लार्जर साइज है, फैमिली में पॉपुलेशन कम है, 4 5 6 जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, परिवार में फेस टू फेस रिलेशनशिप है सबके साथ में, आप डेली बेसिस पर बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। फैमिली से बाहर आते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी समाज के 4 लोग, ठीक है, आपकी समाज आ जाती है। तो समाज में क्या है, आप अपनी समाज को भी जानते हो, कैसे जानते हो, मम्मी पापा के थ्रू, मम्मी बता रही, ये बता रहे हैं, ठीक है। और उस समाज में बहुत हद तक चीजें बदल गई है, लेकिन बहुत हद तक चीजें हैं भी कि शादी करनी है तो समाज में ही कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के थ्रू अपन समाज में जुड़े हैं कि बुआ कहाँ है, बुआ भी तो मेरी समाज में ये भी है, मतलब सारे रिश्तेदार आपके समाज में फैले हुए ना, समझो। तो फैमिली को तो आप डे टू डे वन ऑन वन आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है। समाज में अगर आप डेली नहीं भी मिल रहे हो तो भी आप लोगों को जान रहे हो, ठीक है। लेकिन नेशन में क्या हो रहा है, नेशन में हम बहुत सारे लोगों के साथ में कभी नहीं रहे हैं और कभी हमने देखा भी नहीं है और ना हम कभी देख पाएंगे। क्या आप इस पूरे देश के सभी जनता से मिल पाओगे, नहीं मिल पाओगे ना। क्या मैं सभी लोगों से मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा ना। मैं आप लोगों से ही कई बार मिल पाऊंगा और कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे कि मिलने की इच्छा होगी लेकिन नहीं मिल पाएंगे। तो हम क्या हो रहा है, हम नेशन की जब बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं लेकिन हम मिल नहीं पा रहे। येट नेशन एग्जिस्ट एंड आर लिव्ड इन एंड वैल्यूड बाय अदर मेंबर्स। उसके बावजूद देश बहुत अच्छे से चल रहा है, हम लोग नहीं मिल रहे हैं, नहीं काम हो रहा है, फिर भी हमारे बीच में क्या है, हमारे बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, हमारे बीच में वैल्यूज कॉमन है। तो क्या हो रहा है, तो सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। इट इज कॉमनली बिलीव दैट नेशन आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ ग्रुप who shared certain features such as descent, language or religion or ethnicity, but there is in fact no common sets of characteristics which is present in all the nation. पहले कॉमनली ये माना जाता था कि जब भी एक देश बना है तो या तो कॉमन रिलीजन होगा उस देश का, ठीक है, मतलब एक ही रिलीजन के लोग होंगे या फिर एक ही लैंग्वेज वाले लोग होंगे। ये एक जमाने में ऐसी चीजें चल रही थी, उसमें मैं आपको बताऊंगा भी अभी डिटेल में। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, सारे नेशन डाइवर्स हैं। एग्जाम्पल अगर आप इंडिया का ही ले लोगे तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको टोटली डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल वही बताया गया कि कनाडा इंक्लूड्स इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। एक और एग्जांपल कि कनाडा में आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि एक नेशन की एक लैंग्वेज होगी, एक रिलीजन होगा, ठीक है, तो वो आज की तारीख में देखने को नहीं मिलता। एग्जांपल हो गया कनाडा, एग्जांपल हो गया इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये नेशन और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको ये है कि कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो नेशन में जो लोग रह रहे हैं वो ऑफकोर्स मतलब फैमिली एक छोटा पार्ट हो गया, समाज उससे बड़ा है, नेशन उससे बड़ा है। हम नेशन के सभी लोगों से नहीं मिल पाते हैं अर्लियर टाइम्स में, फिर भी हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। पहले के जमाने में या पहले इनिशियली एक मिथ था कि कभी भी देश बनेगा तो कॉमन लैंग्वेज रहेगी, कॉमन रिलीजन रहेगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल हमने इंडिया और कनाडा यहां पे लिया है, ठीक है। चलो अब सवाल आता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। एक नेशन को क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एक नेशन को कौन सी चीजें कंप्लीट कर रही है, एक नेशन कैसे नेशन बन रहा है, अपने को इस चीज को समझना है, ठीक है। तो पहला यहां पे है शेयर्ड बिलीफ। शेयर्ड बिलीफ को अपन समझेंगे, हिस्ट्री, ठीक है, देन टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। अब एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके अपन इनको समझते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, शेयर्ड बिलीफ की, ठीक। फर्स्ट, अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ. It is to refer to the collective identity and vision for a future of a group which aspire to have an independent political existence. To this extent, nation can compared with a team. ठीक है, नेशन एक शेयर्ड बिलीफ से, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से बन सकता है। सिद्धार्थ के अकेले से एक देश बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। क्या आपके अकेले से एक देश बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड बिलीफ के लिए हम जितने भी लोग हैं, हम सबकी कॉमन एक शेयर्ड बिलीफ होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे टीम की बात हुई है, ठीक है। तो टीम में क्या होता है, टीम में 10, 12, 15 लोग सब साथ में बैठे हैं, हम सबकी एक जैसी एस्पिरेशन है। क्या एस्पिरेशन है? मुझे जीतना है। उसकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं ऐसा करूंगा, तू वैसा कर लेना, तू वहां देख लेना, तू ऐसा कर लेना, तू वैसा कर लेना, ठीक है। और अगर इस टीम में 4, 5, 6 लोग वैसे काम नहीं करे जैसे बताया, तो वो टीम रह जाएगी क्या? फिर अपन बोलेंगे वो टीम नहीं है सर, वो टीम नहीं है, वो टीम के सारे लोग एक जैसे नहीं है, वो टीम नहीं है, उस टीम में गड़बड़ है। तो जितने भी लोग हैं उन सब का क्या होना चाहिए? उन सब की एक शेयर्ड बिलीफ होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ टीम, we mean a set of people who work or play together and more importantly conceive of themselves as a collective group. और वो टीम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ना देखे कि मैं सिद्धार्थ, आप बोलोगे मैं राहुल, दूसरा बोलेगा मैं सिमरन, ऐसा नहीं। वो क्या बात करेंगे? वो बात करेंगे यहाँ पे कि हम क्या है, हम एक कॉमन टीम है। हम क्या है? हम एक कॉमन टीम है। तो वो टीम अपने आप को क्या कर रही है? कलेक्टिव ग्रुप की तरह देख रही है, ठीक है। If they did not think of themselves in this way, they would have ceased to be a team and simply different individuals playing a game or undertaking a task. A nation exists when the member believe that they belong together. सबसे पहले एक नेशन में कि हम सब के अंदर ये भावना आना चाहिए कि हम सब एक साथ में हैं, एकजुट हैं। हम सब, जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम सब भारतीय हैं। जब हमारे अंदर एक शेयर्ड बिलीफ रहेगी, तभी तो एक नेशन की पहली स्टेप हम रखेंगे, तभी तो हम एक देश की, एक नेशन बनने की हम पहली स्टेप को रखेंगे, जब हम सब एकजुट में बोलेंगे कि हम सब भारतीय हैं। समझे हो? तो पहला पॉइंट आपको शेयर्ड बिलीफ यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से कार्टून है, ये कार्टून वही है जो मैं समझा चुका हूं, लेकिन एक बार रीड करते हैं, ठीक है। ये कार्टून्स में आप लोगों को इसलिए समझाता हूं, एक चीज और बता दूं, क्योंकि 12th क्लास में क्या होता है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपके 11th में भी आते होंगे, कहीं आते होंगे, कहीं नहीं आते होंगे, वो वेरी करता है और ईयर टू ईयर भी वेरी करता है। लेकिन 12th में पॉलिटिकल साइंस में कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़े से कार्टून्स पढ़ने की आदत आप अभी से डाल दिया करो। अगर मैं आपको कोई चीज करवा रहा हूं ना, तो उसके पीछे मकसद है, मकसद नहीं भूलना है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, तो आप मेरे इंटेंशंस को समझा करो, ठीक है। यहां पे फिर वही एक लड़का एक लड़की आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। Why don't you cheer for our team? Don't you have any nationalist spirit? ये लड़का लड़की से पूछता है कि तुम अपनी टीम के लिए चीयर क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे अंदर कोई देश के प्रति कोई भावना है या नहीं है? ठीक है। लड़की बोलती है, I am as much as nationalist as anyone else.
I cast my vote, I pay my taxes, and I respect the laws of our country. I am also proud to belong to this country. लड़की बोलती है कि भैया मैं तुम्हारे जितने ही नेशनलिस्ट हूं, मैं अपना वोट डाल रही हूं, मैं टैक्स पे कर रही हूं, लेकिन नहीं, वही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्या बता रहा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नेशनलिस्ट मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीम को चेयर करोगे तभी क्या होगा, तभी हम आपको नेशनलिस्ट बोलेंगे। समझ रहे हो? ठीक, शेयर्ड बिलीफ वाली चीज आपको क्लियर हो गई। देन हिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड, पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ नेशन ऑल्सो एम्बॉडी अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी. That is, nation perceive themselves as stretching back into past as well as reaching into future. Jawaharlal Nehru, for instance, wrote in his book The Discovery of India, through outwardly there was a diversity and infinite variety among the people. Everywhere there was a tremendous impress of oneness, which held all of us together in ages past, whatever political fate or misfortune have befallen us. हम सबकी कॉमन हिस्ट्री, जितने भी जो एक देश के जो भी लोग रह रहे हैं, हम सबकी कॉमन हिस्ट्री, एक हमें हिस्ट्री में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, तुमने भी वही दुख देखा है, मैंने भी वही दुख देखा है। अच्छा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, यार भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो कनेक्ट नहीं हो जाते हो जब आप दो दोस्त एक दूसरे से मिलते हो, या जब आप पहली बार क्लास में जाते हो, या जब कॉलेज में पहली बार जाओगे। अच्छा, तुम वहां से हो, मैं भी वहां से हूँ, अच्छा तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था, यार भाई मेरे साथ भी हुआ था, और दोनों क्या हो जाओगे, दोनों एक बहुत बढ़िया दोस्त बन जाओगे। ठीक है, तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी जो किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें क्या बताते वो, उसमें ये बताते हैं कि ऑल्दो इंडिया की बात करें कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बट स्टिल हमारे पास में वननेस है। हम फिर भी सबको एक यूनाइट करके चल रहे हैं। हम सबकी कॉमन हिस्ट्री है। कौन सी? कि अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट किया है। कौन सी? कि सबके साथ में एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। भले ही हम अगर मुगल्स की भी बात करें तो मुगल का कहीं पे मतलब एक तरीके से बात करते हैं कि कहीं मुगल्स होंगे, कहीं नहीं होंगे, या कहीं पे ब्रिटिश इंडिया था, या कहीं पे प्रिंसली स्टेट, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन सबके साथ में हुआ है। प्रताड़ित कहीं ना कहीं सब हुए हैं। हमारे साथ में कितनी भी मिसफॉर्च्यून और पॉलिटिकल फेट हमारा कितना भी बुरा क्यों नहीं रहा हो, भले ही हमारी किस्मत कितनी भी बुरी क्यों नहीं रही हो, बट हम सबकी कॉमन हिस्ट्री है। तो वो अपने को क्या कर रहा है, वो अपने को एकदम से कनेक्ट कर दे रहा है। सारे लोगों को क्या कर रहा है, सारे लोगों को वो एकदम से कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई अपनी हिस्ट्री की। तीसरी बात है टेरिटरी की। ठीक है भैया। थर्ड, नेशन आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी, शेयरिंग अ कॉमन पास्ट and living together on a particular territory over a long period of time give people a sense of their collective identity. It helps them to imagine themselves as one people. It is therefore not surprising that people who see themselves as a nation speak of homeland. The territory they occupied and the land on which they live has special significance for them, and they claim it as their own. Nation, however, characterize the homeland in different way. For instance, as motherland, fatherland और holy land. अब क्या बात है, हमारी टेरिटरी, हम सब एक टेरिटरी पे बिलोंग करेंगे, एक टेरिटरी पे रहेंगे, तो और हमारे अंदर भावना जगेगी। कौन सी? नेशनलिज्म वाली। हम सब मिलके एक नेशन बनाएंगे। कैसे एक टेरिटरी? इसको आप समझो कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक एक जगह पर रहे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपका जहां घर है, ठीक है, मान लो आपका कहीं पे भी घर है और आपकी कॉलोनी का नाम है, क्या नाम रखें, आदित्य मेंशन रख लिया है। ठीक है, जैसे कि आपकी कॉलोनी का नाम हो गया आदित्य मेंशन, या कुछ भी, बिल्ला मेंशन, कुछ भी रख लो, तो आपकी कॉलोनी का नाम हुआ आदित्य मेंशन। ठीक, अब आदित्य मेंशन जो आपकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई भी आपदा आएगी, मतलब कोई भी समस्या आएगी, ठीक है, तो आप ये नहीं देखोगे मैं सिद्धार्थ, वो शर्मा जी का बेटा, वो ऐसा, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम क्या बात करेंगे, हम सब आदित्य मेंशन से बिलोंग करते हैं, बताओ क्या समस्या है। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक एक ही टेरिटरी पर रहे हैं, तो हम सारे लोग एज एन फैमिली, और सारे लोग अपने आप को उस टेरिटरी का क्या एकदम से हम ऐसे ये तो मेरा है ना, तो हम सारे लोग भारत की जमीन पर बहुत लंबे समय तक रहे, तो अपने को लगता नहीं ये तो मेरा देश है ना। और इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, बहुत सारी जगह, इनफैक्ट इंडिया उसका एग्जांपल है कि कुछ लोग उसे होली लैंड, पुण्य भूमि, मातृभूमि, पितृभूमि, फादरलैंड, ठीक है, तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, मातृभूमि, इंडिया अपने आप को क्या बताता है, मातृभूमि। ठीक, वैसे ही आपको यह बताना है रशिया
रशिया में जो लोग हैं तो रशिया में मतलब इट इज अ मदरलैंड फॉर देयर सिटीजन और अ फादरलैंड, ठीक है, ये बताना है। ऐसे पता है बहुत सारी कंट्री अपने आप को ऐसे डिनोट करने लग जाती है, जैसे इंडिया में मातृभूमि का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, क्लियर, ठीक है भैया। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जो जूइश पीपल है, ठीक है, तो जूइश पीपल भले ही कहीं पे भी हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, लेकिन वो अटैच कहां पे, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर है वो पैलेस्टीन से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो पैलेस्टीन को अपना ही क्लेम करते कि ये तो हमारी जमीन है ना। मान लो भारत का कोई नागरिक कहीं अमेरिका भी चले गया तो भी वो क्या होता है, वो इंडिया की जमीन, इंडिया की बात होती थी कि नहीं, मैं, मेरे पूर्वज उस टेरिटरी से बिलोंग करे हुए, एक वो कनेक्ट करता है, ठीक है, समझ रहे हो, एक वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। वैसे ही कई बार क्या होता है, कई बार एक टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल ये टेरिटरी है और इस पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स क्लेम करने लग जाते हैं। जैसे ग्रुप ये है, इनका कहना होता है कि ये हमारी टेरिटरी, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप है, ये जो दूसरा ग्रुप है इनका कहना है कि टेरिटरी हमारी है, ये जो तीसरा ग्रुप है, इस तीसरे ग्रुप का क्या कहना है, इस तीसरे ग्रुप का कहना है कि टेरिटरी हमारी है। तो इसके चलते हम लोग इसके चलते हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक। ड्राइंग अच्छी नहीं है और मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए किया है, क्यों किया है, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। देन शेयर पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है भैया। अब सर आपने शेयर्ड बिलीफ की बात कर ली कि हम सबको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की तरह रिप्रेजेंट करना होगा। आपने बात कर ली सर कि एक कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, बिल्कुल हिस्ट्री हमारी कॉमन है। आपने बात कर ली कि हम सब एक टेरिटरी पे रहेंगे, मतलब एक टेरिटरी में एक सारे लोग रह रहे हैं तो एक सॉर्ट ऑफ एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। फिर आप सर बोल रहे हो शेयर पॉलिटिकल आइडियाज। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज मतलब कि हम जितने भी मेंबर हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, हम अपने देश के आइडियाज को इमेजिन कर रहे हैं। क्या इमेजिन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी रहेगी, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि राइट टू वोट रहेगा, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लोगों की बात सुनी जाएगी, हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा देश आज से 50 साल बाद ऐसा होगा। तो हमारे शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज से, ठीक है, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, the shared vision of our future and collective aspiration to have an independent political existence that distinguish group from nation. Member of nation share a vision of the kind of a state they want to build. They affirm among other things a set of values and principles such as democracy, secularism, liberalism. These ideas represent the terms under which they come together and are willing to live together. It represent in other words their political identity as a nation, ठीक है। In a democracy it is a shared commitment to a set of political values and ideals that is most desirable basis of political community or nation state. Within it member of political community are bound by a set of obligation, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या पड़ गए, वही कि हम सब एक शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स की बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं कि हम अपना देश कैसा चाहते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल पे, परिवार के लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी रहेगी हमारे देश में, हम क्या बात कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट रहेगा, रिलीजन प्राइवेट मैटर रहेगा, ठीक है, और सरकार, कोई भी सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। लिबरलिज्म कहां पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पॉलिटिकल थ्योरी के फ्रीडम वाले चैप्टर में, ध्यान करो। तो बहुत सारी चीजें आपके पढ़ते हुए अपन आगे आ रहे हैं, तो आपको वो सारे लेक्चर्स देखते हुए आना है। तो आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल आइडियाज, हम एक विजन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यहाँ पे मैंने वो लगाया है कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोग क्या करें, कुछ भी बोल सके, एक्सप्रेस कर सके। लेकिन हमारे साथ साथ में क्या होता है, हम राइट्स तो ले रहे हैं लेकिन हमें कुछ ऑब्लिगेशंस भी है देश के प्रति, कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, ये करना है। तो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स के साथ साथ में हम साथ में ऑब्लिगेशंस भी, कि देखो भैया हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी है बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं सेक्युलरिज्म हो बहुत बढ़िया, तो डेमोक्रेसी है तो हम सबके प्रति एक ऑब्लिगेशन भी कि हम वोट डालने जाए, ठीक है। डेमोक्रेसी अच्छे से रहे तो हम सबकी ऑब्लिगेशन भी है कि हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करें, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका शेयर पॉलिटिकल आइडियल्स। देन नेक्स्ट कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी से मतलब यहां पे क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि हर इंसान की, या अगर आप देखोगे कि अगर हम अपनी कल्चर आइडेंटिटी की बात करें, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनिशियली नेशनलिज्म को कैसे जोड़ा जा रहा था, कि
एक रिलीजन हो और अगर एक लैंग्वेज हो, ठीक है, अगर किसी ग्रुप की एक लैंग्वेज हो तो वो अपने आप में एक नेशन का कॉन्स्टिट्यूट करने में बहुत अच्छा होगा, या अगर कॉमन रिलीजन होगा तो एक नेशन बनना बहुत अच्छा होगा। ऑफ कोर्स हम कॉमन लैंग्वेज से, कॉमन रिलीजन से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी भाषा होगी, फॉर एन एग्जांपल कि आप दिल्ली में हो, ठीक है, आप दिल्ली में हो और आप गुजराती हो, ठीक, अब आपको वहां पे कोई गुजराती बोलने वाला मिल जाएगा और आप गुजराती में आपस में बात करोगे, केम छो मजे में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, वाओ, खुश हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो, खुश हो जाते हो। वहीं अगर आपको आपके रिलीजन के लोग मिल जा रहे हैं तो आप खुश हो जाते हो। तो बिल्कुल अगर कॉमन लैंग्वेज रहेगी या कॉमन रिलीजन रहेगा तो कनेक्ट कर पाना बहुत आसान रहता है, एक देश को स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत आसान रहता है। अगर हम सबके कॉमन फेस्टिवल होंगे कि एक ऐसा फेस्टिवल जो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है तो कनेक्ट करना आसान हो पाएगा ना। तो इनिशियली नेशनलिज्म में या नेशन में क्या हो रहा था कि कॉमन लैंग्वेज के आधार पर देश बन गया, जैसे हम लोग यूरोप वगैरह में देख रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पर देश बन गया या रिलीजन के आधार पर देश बन गया। तो ये चीजें बहुत पहले होती थी, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अब तो डाइवर्सिटी वाली बात हो गई ना। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या है, इंडिया में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो इस डाइवर्सिटी के चलते क्या हो रहा है, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, हम सबके अलग अलग कल्चर है, तो वो कल्चरल आइडेंटिटी मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। तो इसके चलते हमें कल्चरल आइडेंटिटी को थोड़ा सा सेकेंडरी रख के हमें कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात करनी होगी कि हम एज ए नेशन, हमारी ये सरकार है, हमारा ये संविधान है, हमारा संविधान कुछ इस हिसाब से काम करता है, हमारे यहाँ सरकार कुछ इस हिसाब से चुनी जाती है और हम सब भारतीय हैं डिस्पाइट हमारा कल्चर और लैंग्वेज कुछ भी हो। समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर सेम फेस्टिवल हो गए, सेम हॉलीडेज हो गए तो कनेक्ट बहुत अच्छा हो पाएगा, बट इट कैन ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द वैल्यूज दैट वी चेरिश इन अवर डेमोक्रेसी। लेकिन अगर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन रहेगा तो एक समस्या भी है। क्या समस्या, जब कोई बाहर से आउटसाइडर आएगा तो अपने को क्या लगेगा, अरे यार अगर उसका कल्चर दूसरा होगा तो ठीक है। तो कहीं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी सबको रिस्पेक्ट कर रहा है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात कर रहा है। डेमोक्रेसी किसकी बात कर रहा है, डेमोक्रेसी फ्रीडम की बात कर रहा है। डेमोक्रेसी को कभी भी राइट, डेमोक्रेसी को सिर्फ वोटिंग से मत समझना। डेमोक्रेसी बात करता है इक्वालिटी की, डेमोक्रेसी बात करता है फ्रीडम की, डेमोक्रेसी बात करता है कि भैया तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे हो सकते हैं, आपस में बैठ के सुलझेंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, अगर एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज के लोग रहेंगे तो बहुत ज्यादा एक डिवीजन क्रिएट हो जाएगा और हम बहुत रिजिड हो जाएंगे और वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक। और आज के देश वैसे है भी नहीं, ठीक। तो यहां पे टू इंपोज अ सिंगल रिलीजियस or linguistic identity as a condition of belonging to a particular state would necessarily exclude some group. It might restrict religious liberty of excluded group or disadvantages those who do not speak national language. तो अगर आप लैंग्वेज या रिलीजन के आधार पर नेशन बना दोगे तो कोई जो ग्रुप रहेगा जो कि उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करेगा वो एक्सक्लूडेड फील करेगा। उसको लगेगा भैया कि मैं तुम्हारे देश में हूं लेकिन मैं एक्सक्लूडेड हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे फिर बात हुई कि आप कल्चर के नाम पे मत देखो, आप किसके नाम पर देखो, आप पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बेसिस पे देखो कि तुम्हारे पास भी राइट टू वोट है, जो माइनॉरिटी है उसके वोट की भी वैल्यू वही है, जो मेजॉरिटी है उसके वोट की वैल्यू भी वही है, ठीक है। तो यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे बेसिकली बात हो रही है वैल्यूज पे, यहां पर बेसिकली बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्लियर। सो वी हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द वेज इन विच नेशन एक्सप्रेस their sense of collective identity. We have also seen why democratic states need to forge this identity on the basis of political ideals. But we still left with an important question. ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्कुल बात कर ली, क्या बात कर ली हमने कि इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं जो कि आपकी सभी की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करेगा, आपकी सभी की कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करेगा कि भैया ठीक है तुम्हारा ये कल्चर है, तुम्हारा ये, लेकिन अपना सबकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक ही है, भारतीय हो तुम। वो लीगल आइडेंटिटी हो गई, पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये हो गई कि हम सबने अपने सरकार को चुना है, तुम्हारे वोट की वैल्यू मेरे वोट की वैल्यू सेम हो गई, क्लियर। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर। अरे कहां गई स्लाइड, जस्ट ए सेकेंड। तो कहां गया अपना वो टेबल, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने शेयर्ड बिलीफ की बात की, उसके बाद में हमने क्या कि हम सबको एज एन
क्या देखना है, एज एन टीम बात करनी है, सबको साथ में लेके कलेक्टिव देखना है। हिस्ट्री की बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कैसे कि इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद सेम हिस्ट्री रही है। उसके बाद एक कॉमन टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, ठीक है, कि हम सब पॉलिटिकल आइडियल्स हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, और कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, क्योंकि हम में कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे तो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी कॉमन होनी चाहिए। तो ये वाले पॉइंट आपको यहां पर आई थिंक क्लियर हो गए हैं। इस टेबल को ध्यान रखना, और लगे तो ये टेबल क्या करना, ये टेबल आप पेपर में बना के आ सकते हो। क्लियर है? ठीक है भैया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे कहां चलते हैं, अपना नया टॉपिक, दैट इज नेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्योंकि अभी भी यहां पे हमने तमाम तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, लेकिन व्हाई डू पीपल इमेजिन देमसेल्फ एज अ नेशन एंड व्हाट आर सम ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट नेशन। अलग अलग नेशंस के क्या एस्पिरेशंस रहते हैं, और लोग अपने आप को क्या करते हैं, लोग अपने आप को एक नेशन में कैसे इमेजिन करते हैं, क्या सारी चीजें, इन कुछ सवालों के जवाब अब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि मैं अपनी सरकार खुद चुन रहा हूं। मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कि ये मेरा देश है, ठीक है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब आप ये समझो कि ये मेरा देश है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये आपका देश है, और इस देश में मैं अपने हिसाब से अपनी सरकार चुन रहा हूं। मेरी सरकार किसी भी प्रेशर या कोई भी फॉरेन रूल नहीं कर रहा है, मैं अपनी सरकार खुद डिटरमाइन कर रहा हूं। मेरा देश आजाद देश है, और मेरे यहां पे जो सरकार है वो सरकार हम खुद चुन रहे हैं। ये है कुल मिला के नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब, ठीक है। Nations, unlike other social groups, seek the right to govern themselves and determine their future development. हमारे नेशन के पास में पूरा अधिकार है टू गवर्न देमसेल्फ। हमारा देश खुद अपन आपस में गवर्न कर रहा है, अंग्रेज लोग हमें आके गवर्न नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। पहले हमारे पास में सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला राइट नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जो भारत में जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज तय कर रहे थे कि कैसे गवर्न होंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारा देश अपने हिसाब से गवर्न हो रहा है। हमारा संविधान है, लोग सरकार को चुन रहे हैं, और सरकार बिना किसी प्रेशर के क्या कर रही है, बिना किसी प्रेशर के काम कर रही है। क्लियर? They seek, in other words, right to self-determination. In making this claim, a nation seeks recognition and acceptance by the international community of its status as a distinct political entity or state. Most often, these claims come from the people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity. In 19th century in Europe, the notion of one culture, one state have begun to gain acceptability at that time. Subsequently, the idea of one culture, one state was employed while reordering state boundaries after World War I. ठीक है भैया, कोई भी नेशन को नेशन हम कब बोलते हैं, सबसे पहले आप ये समझो जब वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकॉग्निशन मिले। जैसे कि हमने बात की कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तभी तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड कर पा रहा है, तभी तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पर क्या कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पर इंटरैक्ट कर पा रहा है, तभी तो हमारे लोग बाहर विश्व में जा रहे हैं, उनको वीजा मिल रहे हैं। अब मान लो कि अगर कोई माने ही ना कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वहां का लोग दूसरी जगह कैसे जाएंगे, कैसे वीजा मिलेगा। तो कोई भी नेशन को नेशन बनने के लिए उसको क्या है, वर्ल्ड लेवल पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि 19th सेंचुरी यूरोप में क्या हो रहा था। 19th सेंचुरी यूरोप में कॉन्सेप्ट चला था, क्या कॉन्सेप्ट चला था, वन कल्चर वन स्टेट का। अब वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की। कब साइन की गई, ईयर बताओ, क्या ईयर होगा, पढ़ के आए हो, 19 कौन सा है, 19, पीछे के दो शब्द तुम बताओ। 19 बहुत सरल है, हिंट दे रहा हूं, 19, ठीक है। बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद में क्या हुआ था,
मतलब कि वर्ल्ड वॉर वन में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ तो जर्मनी को उसका भुगतान भरना पड़ेगा, तमाम तरीके की चीज हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर हुई थी क्या, कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट मतलब बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिला और एक तरीके से स्टेट्स का रीऑर्डर हुआ। मतलब बहुत सारे अलग अलग देश कि हाँ ये एक देश है, ये एक देश है, ये एक देश है, ये एक देश है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने ये सारी चीजों को क्या किया, ये सारी चीजों को वहां पर क्लियर कर दिया। So the Treaty of Versailles established a number of small and newly independent states, but it proved virtually impossible to satisfy all demands for self-determination which were made at that time. Beside reorganization of states boundary to satisfy the demand of one culture, one state lead to mass migration of population across state boundaries. अब जब ये कॉन्सेप्ट आया कि वन कल्चर वन स्टेट, तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते एक तरीके से मास माइग्रेशन हुआ। मतलब बहुत लंबे स्तर पर, मान लो यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, तो मान लो कि इस देश का जो भी उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कल्चर ए को फॉलो किया जाएगा और हमारे यहाँ कल्चर बी को फॉलो किया जाएगा, तो यहाँ पे जो कल्चर ए के लोग रहेंगे वो कहाँ पे, यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, ये लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, समझ रहे हो। तो इस एक मास माइग्रेशन हमको देखने को मिला, कहाँ पे, यूरोप में देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि वहां पे बात क्या होने लग गई कि हम कल्चर, हम लैंग्वेज के आधार पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देश बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक मास माइग्रेशन, वॉयलेंस देखने को मिला, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इमेजिन करो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, ऑल्दो हमारे इसमें कल्चर और लैंग्वेज का कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं माइग्रेशन के टर्म्स में बता रहा हूँ कि जब ऐसा तय हुआ कि ये देश इसका है, ये देश इसका है, तो जो लोगों के बीच में अफरा तफरी मची, जो लोग क्या कर रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वॉयलेंस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, डर का सिचुएशन है, ये तमाम तरीके की चीजें कहाँ पे थी, ये तमाम तरीके की चीजें एक समय पे यूरोप में थी और हमें बहुत ज्यादा कम्युनल वॉयलेंस भी देखने को मिला, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी हैव पेड अ हेवी प्राइस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग बाउंड्री in a way that culturally distinct community would separate the nation state। जब कल्चर के आधार पर नेशन स्टेट बने तो ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, क्योंकि लोग इनसेंसिटिव हो चुके थे, लोगों को लग रहा था मेरा कल्चर है तो मेरा देश है। उस चलते क्या हुआ था, उस चलते यूरोप में हमने बहुत मास स्केल पर चीजें मिसमैनेज होते देखिए, ठीक है। Beside, even in this effort, it was not possible to ensure that newly created state contain only one ethnic community. Indeed, most state has more than one ethnic community and cultural community living within these boundaries. हालांकि हमने भले ही ये भी बोल दिया हो, यूरोप में क्या बोल दिया हो कि हर राज्य का अपना अपना कल्चर रहेगा। फॉर एग्जांपल, इसका अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज, इसका अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज, इसका अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज। ऑल्दो लोगों ने भी यहाँ से वहाँ बहुत माइग्रेट किया हो, लेकिन फिर भी इस देश में कुछ ना कुछ दूसरे कल्चर के लोग रह ही गए होंगे ना। और इन लोगों के खिलाफ फिर क्या हुआ, इन लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा इनको प्रताड़ित किया, प्रोसिक्यूट किया। इनको लगने लग गया कि हमारे लिए इक्वालिटी नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। तो ये सारी समस्या हमने देखना स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये वाली समस्या हमें देखने को मिली, जिसमें कि क्या रहा, जिसमें कि माइनॉरिटी के साथ में हमेशा डर बना रहा। क्लियर है। द राइट ऑफ नेशन, ये बात कर रहे थे हम लोग यूरोप की कि यूरोप में ऐसा हुआ। अब हम एशिया और अफ्रीका की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमें आज़ादी बाद में मिली। यूरोप में तो हम वर्ल्ड वॉर वन के बाद में भी हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर लिया 1919 के दौरान, 1920s के दौरान, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन एशिया और अफ्रीका में बात कब आई, एशिया और अफ्रीका में 1940s से लेके 1970s तक अलग अलग कंट्रीज को क्या हो रहा था, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग समय पे आज़ादी मिल रही थी, ठीक है। एशिया और अफ्रीका में लगभग सभी कंट्री क्या थी, गुलाम थी। किसकी, कहीं पे, मतलब जो यूरोपियन पावर्स हैं उनकी। क्लियर। द राइट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज आल्सो बीन असर्टेड बाय नेशनल लिबरेशन मूवमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल डोमिनेशन। Nationalist movement maintained that political independence would provide dignity and recognition to colonized people and also help them to protect the collective interests of their people. Most national liberation movements were inspired by the goal of bringing justice and rights prosperity to the nation. However, here also, it proved almost impossible to ensure that each cultural group, some of whom claim to be distinct nation,
could achieve political independence and statehood. तो वैसे ही हमारे यहाँ पे नेशन स्टेट कब बने, इंडिया एज ए नेशन स्टेट कब इमर्ज हुआ, इंडिया एज ए नेशन स्टेट इमर्ज हुआ 1947 में। 1947 में क्यों, क्योंकि इसके पहले जो इंडिया था वो अलग अलग रियासत, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, इन सब में बटा हुआ था, लेकिन इंडिया एज अ होल नेशन स्टेट इमर्ज हुआ 1947 में, जिस दिन हमें आजादी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो नेशन स्टेट थे वो कल्चर के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पर नहीं थे, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी दिख रही थी। लेकिन इसके बावजूद क्या थे कि कुछ कल्चरल ग्रुप्स क्या बोल रहे थे, कुछ कल्चरल ग्रुप्स आजादी की मांग कर रहे थे सभी कंट्री में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अफ्रीका वगैरह सभी कंट्री में मांग कर रहे थे। तो इनमें से बहुत सारे ग्रुप की क्या हुई, बहुत सारे ग्रुप की डिमांड फुलफिल नहीं हुई, और हम क्या है, हम कल्चर के आधार पर वो नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कल्चर के आधार पर देश नहीं बना सकते, रेदर आप सबको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दो कि आपका कोई भी कल्चर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, क्या होगा, हम आपको अश्योरिटी देते हैं कि आप इस देश में प्रोटेक्टेड फील करोगे। तो इंडिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन या अफ्रीकन नेशन को सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट बाद में मिले थे कि हम हमारे हिसाब से गवर्न होंगे, ये हमें 1947 में मिला। और बहुत स्पेसिफिकली कहूं तो 1952 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी, तब हमने बोला कि ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों ने चुनी और ये सरकार हमारे लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी बनाएगी। इसके पहले क्या हो रहा था, 1947 से पहले तो अंग्रेज जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था, तो हमारे पास में अधिकार ही नहीं थे। क्लियर, ठीक है। फिर यहां पे भी हमने क्या देखा, thus we have a paradoxical situation of nation state which themselves had achieved independence through struggle, now acting against minority within their own territory whose claim the right to self determination. Virtually every state in the world today faces the dilemma of how to deal with movement of self determination, and this has raised question about right to national self determination. More and more people are beginning to realize that the solution does not lie in creating new state but in making existing state more democratic and equal. तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, मतलब एक विडंबना वाली बात है। विडंबना वाली बात क्या है कि मान लो एक ये देश है, ठीक है, एक देश ये है, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए या इस देश को देश बनाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब लड़ाई को सफलतापूर्वक जीत लिया, जब इस देश को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक देश है, फिर भी इस देश में कुछ ग्रुप है वो फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए। तो कैसी विडंबना है कि पहले हमको अपनी सरकार चाहिए थी, जब अपनी सरकार मिली तो फिर से अलग अलग ग्रुप अलग अलग डिमांड करने लग गए। क्या डिमांड करने लग गए कि भैया हमको तो क्या करना है, हमको अपना अलग देश चाहिए। तो ये डायलेमा हमको वर्ल्ड में लगभग सभी कंट्री में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा देश बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस ग्रुप ने बोला चलो तुम्हारा भी एक देश हो जाए, इस ग्रुप ने बोला चलो तुम्हारा भी एक देश हो जाए, इस ग्रुप ने बोला चलो तुम्हारा भी एक देश हो जाए, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप रहो एक ही देश में, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ज्यादा से ज्यादा आप डेमोक्रेसी को इंश्योर करो, ज्यादा से ज्यादा आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वहां पर प्रमोट करो। क्लियर है। अब बारी आई है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म की। नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म, जो प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो आइडिया है वन कल्चर वन स्टेट को क्या करता है, एक तरीके से खारिज करता है, अबेंडन करता है। वो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग क्या हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, और हमें इन सबको साथ में लेके चलना होगा। हम सबको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, हम सबको सबकी आइडेंटिटी समझनी होगी। जैसे सिद्धार्थ की 3-4 आइडेंटिटी हुई। कैसे सिद्धार्थ की 3-4 आइडेंटिटी हो सकती है? सिद्धार्थ पटेल, ठीक है, एक मेरा नाम हो गया। सिद्धार्थ की दूसरी आइडेंटिटी मेल, ठीक है। सिद्धार्थ की तीसरी आइडेंटिटी टीचर। सिद्धार्थ की चौथी आइडेंटिटी, मान लो मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश, या मान लो मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूं तो मैं गुजराती। फिर सिद्धार्थ की आइडेंटिटी अपनी समाज हो जाएगी, ठीक है, कि मैं
पटेल फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं तो पटेल, ठीक है। फिर कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी कि मैं इंडियन हूं, तो एक तरीके से क्या हो गया, जबकि इंडियन वाली आइडेंटिटी सबसे पहली होनी चाहिए। तो एक तरीके से हमें इस चीज को समझना होगा, क्या समझना होगा कि एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटी होती है और आपको उन मल्टीपल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देना होगा, आपको डेमोक्रेटिक तरीके से डील करना होगा। आप किसी एक आइडेंटिटी को नहीं थोप सकते हो। बिल्कुल सिद्धार्थ, तुम इंडियन हो, होना भी चाहिए, प्राउड महसूस होना चाहिए, बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ में मुझे तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बारे में बात करता है प्लूरलिज्म, ठीक है। जैसे कि हमने इंडिया में, जैसे जो हम बात करते हैं कि इंडिया में हम बात कर रहे हैं क्या, कि इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के नाम पे डाइवर्सिटी है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं जिससे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज के फेवर में हो। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, क्या बताया है कि ये लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ये कहां पे लिखा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो क्या कर रही है, वो एक तरीके से ये कर रही है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, तो रिजर्वेशन के माध्यम से। जैसे कि हमने क्या किया, SC ST की सीट रिजर्व करके रखी है पार्लियामेंट में। सो इन सम केसेस identified community have also right to representation as a group in legislative body and other state institution। तो कई बार हमने माइनॉरिटीज को क्या दिया, माइनॉरिटीज को हमने लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन के थ्रू उनका रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर किया है, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती है, ठीक है। Such rights may be justified on the grounds that they provide equal treatment and protection of laws for the member of these group as well as protection for cultural identity of the group. Different groups need to be granted recognition as a part of national community. ठीक है, तो सभी उसका क्या होना चाहिए, सभी ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ जरूर होना चाहिए। दिस मीन्स दैट नेशनल आइडेंटिटी हैज टू बी डिफाइंड इन इंक्लूसिव मैनर विच कैन रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कल्चरल कम्युनिटी विद इन द स्टेट। Although it is hoped that granting groups recognition and protection will satisfy their aspiration, some group may continue to demand separate statehood। तो अगर आप सभी का रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, सभी की आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जो सेपरेट स्टेटहुड की, जो देश से अलग होने की बात है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। आखिरकार लोगों को चाहिए क्या, अगर आप रिस्पेक्ट दे दोगे, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पर्टिकुलर रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन अलग होने की डिमांड क्यों करेगा, क्योंकि इनको ये लगेगा कि मेजॉरिटी अगर इन्हें कुचल रही है तो ही अलग होने की करेगा, अलग होने की डिमांड करेगा। अगर आप इनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दोगे, अगर आप क्या करोगे, अगर आप इनको रिकॉग्निशन दे दोगे, अगर इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, अगर इन लोगों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ तो नहीं डिमांड करेंगे। हालांकि देखो कुछ एरिया तो कितना भी क्यों ना कर लो फिर भी डिमांड करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी आइडेंटिटी और तमाम तरीके की चीजों को स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा, तो फिर ये लोग सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड नहीं करेंगे। तो आपको क्या है, आपको ये जो प्लूरल आइडेंटिटी है, इस प्लूरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहां की हम बात कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, जहां पे कि हम नए नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप की, वहां पे हम ऐसा देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्लोबली कनेक्ट नहीं, वो तो अपने देश से भी अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ये विडंबना वाली स्थिति है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार आप इसको रीड करोगे, वही कि एक इंसान की पर्सनालिटी में बहुत सारी आइडेंटिटी होती है और उसी आइडेंटिटी की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये वही वाली बातें लिखी है जो कि मैंने आपको अभी समझाई है। क्लियर? आई थिंक ये टॉपिक आपको यहां पर समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जरा ये जो आपके दो जो बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा अपन इसे समझ लेते हैं। डिमांड फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इन बसैक, ये बेसिकली स्पेन का रीजन है, ठीक है। तो अपन देखते हैं स्पेन में भी ये, यहाँ पे जैसे मान लो ये स्पेन है तो यहाँ पे ये ऊपर ये वाला रीजन आता है, ठीक। तो जरा अपन इसे समझते हैं, ठीक है। डिमांड फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज बीन रेज्ड in different parts of world. Let us look at one of such case. Basak is a hilly and prosperous region in Spain. This region is recognized by Spanish government as an autonomous region
विद इन द स्पेनिश फेडरेशन। ठीक है, तो बसैक जो है, बसैक क्या है, बसैक स्पेन में हम अगर देखें कि ये स्पेन है तो स्पेन के एक सॉर्ट ऑफ नॉर्थ में मान लो यहाँ पे एक रीजन है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस रीजन को स्पेनिश गवर्नमेंट ने क्या है, ऑटोनॉमी दी है। ऑटोनॉमी दी है मतलब ये लोग पॉलिटिकल अफेयर्स या अपने इकोनॉमिक अफेयर्स अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं बहुत हद तक। ऑटोनॉमी मतलब ये नहीं है कि ये देश से अलग हो गया बसैक, बसैक ये कि स्पेन का पार्ट है, लेकिन स्पेन के अंदर में इस रीजन को थोड़ी सी ऑटोनॉमी है कि वो कुछ अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो स्पेनिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कुछ डिसीजनों के मामले में। ठीक है, बट द लीडर ऑफ बसैक नेशनलिस्ट मूवमेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑटोनॉमी। They want this region to become a separate country. Supporters of this movement have used constitutional until recently violent means to pressure this demand. लेकिन यहाँ के जो लीडर्स है वो क्या चाह रहे हैं, वो कंप्लीट फ्रीडम चाह रहे हैं, वो स्पेनिश गवर्नमेंट से अलग, वो स्पेन से अलग होना चाह रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं वो, कि वो एक अपना नया देश ही बना ले। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे वायलेंट मूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं, खून खराबा भी एक दूसरे को वो हमें एक्सट्रीम लेवल में भी जाते दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके से आजादी की मांग उठ रही है कि हमें इस देश से अलग होना है। ठीक है भैया, बसैक nationalists say that their culture is very different from Spanish culture. They have their own language that does not resemble Spanish at all. Only 1/3 of people in Basak understand that language today. Only 1/3 of people in Basak understand that language today. The hilly terrain makes the Basak region geographically distinct from the rest of the Spain. Ever since the Roman days, Basak region has never surrendered its autonomy to the Spanish rulers. Its system of justice, administration and finance were governed by its own unique and arrangement. इन लोगों का कहना है कि एक तो इसकी जो अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो यहाँ पे बहुत पहाड़ और ये वाला एरिया है जो कि स्पेन से थोड़ा थोड़ा अलग उनको करता है। साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि यहाँ के जो लोग हैं इनका कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, किससे, इस मेन लैंड से। ठीक है, साथ ही साथ इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये लोग स्पेनिश लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इनकी अपनी ही भाषा वहां पे चल रही है। तो उनका ये कहना है कि हमारा ज्योग्राफिकल टेरेन भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है, और हम मतलब बसैक रीजन में और मेनलैंड स्पेन में कोई भी सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही है। एक और चीज कि अगर स्पेन में अगर हम लोग रोमन एम्पायर की बात करें कि पहले जैसे रोमन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, स्पेन तो अभी अगर हम मॉडर्न स्टेट वाले बात आ गई, जैसे बिफोर क्राइस्ट वाले पीरियड की भी अगर हम बात करें तो जब रोमन एम्पायर भी होता था तब भी बसैक पे किसी भी स्पेनिश रूलर ने आज तक कंट्रोल नहीं किया था। वहां पे ये लोग अपने आप को ही गवर्न अपने तरीके से कर रहे थे। यहाँ पे किसी भी स्पेनिश रूलर का क्या था, वहां पे एक तरीके से रूल नहीं हुआ है। पास्ट में भी ये लोग अपने हिसाब से ये लोग अपनी चीजें चलाते रहे हैं। The modern Basak nationalist movement started when, around the end of the 19th century, the Spanish rulers tried to abolish the unique political administrative arrangement. In the 20th century, the Spanish director Franco further cut down its autonomy. He went as far as to ban the use of Basak language in public places and even the homes. The repressive measures have been withdrawn, but the leader of Basak movement continue to be suspicious. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बेसिकली यहाँ पे हो रहा है कि जब इनको इनिशियली से ही हम लोग देख रहे हैं कि रोमन एम्पायर के दौरान से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इस रीजन को एकदम खाली छोड़ दिया गया है। यहाँ पे किसी स्पेनिश रूलर ने भी या रोमन एम्पायर में भी किसी ने यहाँ पे एक तरीके से कंट्रोल नहीं किया था। बसैक अपनी चीजें सारी चीजें खुद ही हैंडल कर रहा था। लेकिन हुआ क्या है, 19th और 20th सेंचुरी में यहाँ पे जो स्पेनिश डिक्टेटर था फ्रैंको, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनकी ऑटोनॉमी को पूरा कर्टेल कर दिया है, कट कर दिया है। उन्होंने ये तक कर्टेल कर दिया कि यहाँ पे आप बसैक जो इनकी लैंग्वेज है वो आप अपने घर तक में नहीं बोल सकते हो। तो एक तरीके से क्या हुआ था, एक तरीके से आप ये समझ लो कि इनको ऑटोनॉमी थी, फिर यहाँ पे डिक्टेटर आया, डिक्टेटर ने सारी की सारी ऑटोनॉमी छीनी और अब वापस से क्या हुआ, अब वापस से इनको ऑटोनॉमी दे दी है। ठीक, तो इनके मन में डर है, क्या डर है कि आज तो ऑटोनॉमी है लेकिन आगे जाके फिर से ये जैसा ये डिक्टेटर ने किया, अगर फिर से ऐसा हो गया तो
ठीक। तो और ये हमेशा अपने आप को क्या समझती है, हमेशा ये समझते हैं कि हम एक बहुत कम है नंबर में, हम एक माइनॉरिटी में हैं, और यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये जो मेनलैंड के लोग हैं ये हमको आके दबा दें। तो इसके चलते ये लोग क्या करते हैं, इसके चलते बार बार सेपरेट स्टेटहुड की बात करते हैं, या ये बोलते हैं कि हम अपना देश खुद बनाएंगे, हम अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम हमारी सरकार खुद बनाएंगे और हमारी सरकार हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेगी। क्लियर। अब अगर क्वेश्चन मार्क यहां पे ये है कि अगर कल्चर के नाम पे, अगर हम देश बनाने लग गए तो कितने सारे देश बन जाएंगे, क्वेश्चन मार्क है ना। इंडिया में भी बन सकते कि नहीं बन सकते, अगर सिर्फ कल्चर के टर्म्स में देखा, बन सकते हैं ना। तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंस बैठा के रखना होगा कि जो कल्चरली मतलब जो एरिया कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है वहां पे कुछ ज्यादा ऑटोनॉमी देके, और उनको ये ना लगे, क्या ना लगे कि उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। क्लियर। तो इनका एक एक्सपीरियंस इस डिक्टेटर के दौरान पे बहुत बुरा हो गया था, इसलिए क्या हुआ, इसलिए वहां पे चीजें बिगड़ गई। क्लियर। ये वाली चीज थी। अब इसमें रीड इन बिटवीन द लाइंस जैसा कुछ भी नहीं है, तो जो पढ़ा वो आपको समझा दिया। कुछ रीड इन बिटवीन द लाइंस जैसा होता है तो मैं आपको समझा देता हूं। फिर वहीं पे हम लोग क्या बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म के क्रिटिसिज्म की। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अंग्रेजों के रूल के खिलाफ जरूर थे। ठीक है। आपको एक चीज समझनी होगी, रविंद्रनाथ टैगोर की थिंकिंग थोड़ी सी अलग जा रही थी, लेकिन थिंकिंग मतलब जो उनकी सोच थी या जो उनका आइडियाज थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे, सही जा रहे थे। इन द सेंस रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते, रविंद्रनाथ टैगोर बोलते बिल्कुल जब अंग्रेज हमारे देश में आए हैं और अंग्रेज जो लोगों के साथ में कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरा कर रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी बिल्कुल भी नहीं रह रही है, यहाँ पे लोगों को अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं रहे। लेकिन ये बोलते हैं कि हमें वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट होना है। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म मतलब कि ये जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, अंग्रेज हमें फोर्स्ड रूल कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मतलब इनका यह है कि बिल्कुल अंग्रेज बिल्कुल देश छोड़कर जाओ, सारी चीजें करो, या फिर अगर मतलब हम ये बोल दें कि अंग्रेज ने बहुत बुरा किया है या अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति ओपन रहना होगा। ओपन रहना होगा मतलब ये नहीं बोल रहे जाके एकदम वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपना ही लो, ये बात इस पे कर रहे हैं कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी और अपनी सोच को थोड़ा सा ओपन करना होगा कि हम तमाम तरीके के आइडियाज, तमाम तरीके के डिस्कशंस, हम ये देखें कि उनकी सिविलाइजेशन में क्या अच्छा है, हम ये देखें कि हमारी सिविलाइजेशन में क्या अच्छा है, और जो अच्छी चीज है हम उसको फॉलो करें। समझ रहे हो। सो ही वॉज अगेंस्ट दी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वो बिल्कुल भी ये नहीं बोलते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ये बोल रहे थे कि अंग्रेज बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाए तो हम वापस हो जाए, नहीं नहीं, जैसे हम पहले रह रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि पहले जब हम रह रहे थे तो हमने अपने आप को बहुत क्लोज्ड करके रखा था कि मेरा दायरा इस राजा के यहीं तक है, मेरा दायरा यहां तक है, मेरा दायरा यहां तक ही है। तो हमें बहुत ओपन अप होना होगा, हमें वर्ल्ड की सिविलाइजेशन को देखना होगा, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखना होगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स को क्या करना होगा, वो प्रिंसिपल्स को हमें अपनी लाइफ में उतारना होगा। सो ही वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म बट नॉट अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और वो बार बार यही बोल रहे थे कि हमें क्या है, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमें अलग अलग थॉट्स के प्रति बहुत ज्यादा क्या रहना होगा, ओपन अप रहना होगा। एक बार अब जस्ट फटाफट में रीड कर दूं, रीड इन बिटवीन द लाइंस कर दूं। ठीक है। पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी माई फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रेफ्यूजी इज ह्यूमैनिटी। वो बोलते हैं सबसे पहले ह्यूमैनिटी की तो बात करो तुम, देश, ये सारी चीजें, पहले इंसानियत की तो बात आए तुम्हारे अंदर, फिर हम देश, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इन सब की बात करेंगे। I will not buy a glass for a price of diamond, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. वो हमेशा बोलते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी या पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति या इंसानियत, किसको देखना, तो बोलेंगे पहले इंसानियत को तो देखें। एक बार इंसानियत जीत गई तो देशभक्ति तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही रहेगा, तो वो ह्यूमैनिटी को ज्यादा फोकस कर रहे थे। This was said by Rabindranath Tagore. He was against the colonial rule and asserted India's right to independence. He felt that in the British administration of the colonies there was no place for upholding dignity of human relationship, and the idea was otherwise cherished in the British civilization.
वो बोलते हैं कि ब्रिटिश सिविलाइजेशन में वहां तो एक जमाने में फ्रांस और यूरोप में तो बात क्या हो रही है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन अंग्रेज हमारे यहां पर कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं और वो एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो थॉट्स है उससे ओपन अप रहो, लेकिन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रहो, ठीक। तो ये पूरा एक तरीके से उन्होंने क्या किया, एक तरीके से उन्होंने ह्यूमैनिटी को आगे रखा, उन्होंने ओपननेस की बात की और इन तमाम तरीके की चीजों की उन्होंने यहां पर बात की है। आई थिंक ये वाली चीज तो आप यहां पर रीड कर लोगे आपके एनसीईआरटी की किताब में। अब बारी आई है मल्टीकल्चरलिज्म की, ठीक है। अब मल्टीकल्चरलिज्म मतलब क्या है, अब यहां पे आप लिंक करो, हमने क्या बात करी थी, आपका एडिशनल टॉपिक है ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप की हमने बात करी थी लास्ट वन शॉट रिवीजन में कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड में एक ही सिटीजनशिप हो, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। तो मल्टीकल्चरलिज्म यही बोलता है कि हर कंट्री में डाइवर्सिटी है, ठीक है, हर कंट्री में डाइवर्सिटी है। और हम क्या देख रहे हैं, हम एक तरीके से ये देख रहे हैं कि जब भी हम कल्चर्स की बात कर रहे हैं, जब भी हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा वेस्टर्न कल्चर को क्या कहा जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को एकदम सुप्रीम माना जा रहा है। तो ये जो डिबेट है, ये डिबेट 1970s में ओरिजिन होता है मल्टीकल्चरलिज्म वाला, ठीक। तो मल्टीकल्चरलिज्म इन अ जनरल सेंस इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कल्चरल ग्रुप एंड कम्युनिटीज इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, originated in 1970 with a culturalism and human rights movement in opposition to homogenization of other culture in the favor of white culture of America and Europe. Multiculturalism broadly comprises the principle of both acceptance and reverence. It expects all countries of the globe to live equal acceptance and reverence to the cultural groups in, ठीक है। और इंडिया पे जरा बाद में आते हैं। तो देखो मल्टीकल्चरलिज्म बेसिकली 1970s में एक आइडिया आया, ठीक है। 1970s में आइडिया आया, तो ये आइडिया आया किसके अगेंस्ट में, अमेरिकन कल्चर और यूरोप के जो कल्चर है या जो व्हाइट जो कल्चर है उसके अगेंस्ट में आया। अब पूरे वर्ल्ड में अमेरिका और यूरोप ने क्या अपनी इमेज स्टैब्लिश कर ली, इन लोगों ने अपनी इमेज स्टैब्लिश कर ली कि हम सुपीरियर हैं, देखो हम सुपीरियर हैं, हमारे यहाँ पे तुम देखो कैसी सारी चीजें हो रही है, लिबर्टी की हमने बात करी, फ्रेटर्निटी की हमने बात करी, हमारा कल्चर देखो तुम, हम कितने बढ़िया हैं। तो एक तरीके से ये उसके काउंटर में एक बात निकली, ये बात ये निकली कि भैया तुम सुप्रीम नहीं हो, हम सब बराबर हैं और सभी कल्चर इक्वल हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, देखो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हम लोग अंग्रेज लोग आए या यूरोपियन पावर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी जगह पे रूल किया है वर्ल्ड में, ठीक है। तो उन्होंने रूल किया है तो वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए और वो क्या बता रहे थे, देखो हम सुप्रीम है। वैसे अगर हम रूल करते तो हम क्या बता देते, हम बता देते कि हम डोमिनेंट है। वो तो वही वाली बात है कि रूल वो कर गए थे तो वो सब जगह ये बता रहे कि हमारा कल्चर सुप्रीम है। और अमेरिका के कल्चर को तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, अब मैं आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द बुक बता रहा हूं, आप आपकी लाइफ में देखोगे तो हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किससे, वेस्टर्न कल्चर से। कैसे, नेटफ्लिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकनाइजेशन, ठीक है, मैकडोनल्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकनाइजेशन। तो हम मतलब हमें क्या सुप्रीम लगने लगता है, वही वाला, ये तुम जाके क्लास 12 में पढ़ोगे कि तुम मॉल में गए, ठीक है, मॉल में जाके कुछ खा रहे हो, तो मसाला डोसा खाओगे तो उसका स्नैप नहीं लोगे, लेकिन वही बर्गर खाओगे तो क्या करोगे, एक स्नैप तो भेज दूं, स्नैपचैट, ठीक है, या एक स्टोरी तो लगा दूं, तो वो वाली चीज हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, उन्होंने एकदम हमारे दिमाग पर रूल कर लिया। एक तरीके से जो यूरोप है या जो अमेरिका का कल्चर है उसने अपने दिमाग पर रूल करके रखा है कि ये स्टैंडर्ड है। मतलब बेंचमार्क क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्या हुआ, अमेरिका। बेंचमार्क क्या हुआ, बेंचमार्क हो गया यूरोप। तो इसके अगेंस्ट में ये आया है कि नहीं, सभी कल्चरल इंपॉर्टेंट, सभी कल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन कि एक ही कल्चर सुप्रीम है, इसके अगेंस्ट में मल्टीकल्चरलिज्म आया कि वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है, हर कंट्री में डाइवर्सिटी है और हर कल्चर अपने आप में सुप्रीम है, तुम्हारा ही कल्चर सुप्रीम नहीं है। क्लियर। जैसे कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम सैलेड बाउल बोलते हैं इंडिया के कल्चर को। और ये सैलेड बाउल, ये टर्म किसने दिया है, एक बहुत ही अच्छे सोशल साइंटिस्ट है आशीष नंदी। तो आशीष नंदी एक कॉन्सेप्ट, आशीष नंदी इंडिया के कल्चर को बोलते हैं सैलेड बाउल।
जैसे कि आप घर में सैलेड खाते हो तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें टमाटर होंगे, उसमें हम लोग क्या गाजर बोल सकते हैं, उसमें हम खीरा बोल सकते हैं, उसमें हम चुकंदर बोल सकते हैं, और जो तुम्हारे पसंद की चीज ऐड करनी हो, ठीक है, वो वाली चीज तुम ऐड कर लो। तो एक सैलेड बाउल में कितनी अलग अलग चीजें, तो वैसे ही इंडिया एज एन कंट्री में कितने अलग अलग कल्चर है, और कोई भी कल्चर ये नहीं बोल रहा है कि हम सुप्रीम है, हम साथ में बहुत अच्छे से को एग्जिस्टेंस के साथ में रह रहे हैं ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे बेसिकली बात क्या हो रही है, इसलिए यहां पे बात हुई कि आज के तारीख में हमें मल्टी कल्चरलिज्म पे फोकस करना है, ना कि एक सिंगल कल्चर को हमें आगे जाके प्रमोट करना है। क्लियर, समझ में आ गया। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया, सबसे पहले मैंने तुम लोगों को नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन में मैंने तुमको दो तीन चीज बताई थी, दो तीन चीज ये बताई थी कि नेशनलिज्म मतलब ये नहीं है कि नेशनलिज्म आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। एक नेशनलिज्म वो होता है कि जब एशिया और अफ्रीका ने क्या किया, अपने कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ में आजादी की मांग उठाई थी, तो सारे के सारे लोग यूनाइट हो गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो, सारे लोग यूनाइट हो गए और इन्होंने आजादी की मांग की। दूसरा मैंने केस किसका बताया था, मैंने दूसरा केस तुमको फ्रांस का बताया था कि वहां पे तो कोई रूल नहीं कर रहा था, लेकिन सब लोग मोनार्की के खिलाफ एक साथ में इकट्ठा हुए और डेमोक्रेसी को वहां पे स्टैब्लिश किया। तीसरा मैंने ये बताया था कि लेकिन रशिया के केस में आप ये देखोगे कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करता था, और वहां पे नेशनलिज्म की बात उठी, वहां पे नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट जागे लोगों के अंदर, तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसएसआर बहुत अलग अलग कंट्रीज में बढ़ गया। और वहां पे हमने नेशनलिज्म में ये भी देखा कि नेशनलिज्म के चलते कई बार कंट्री में अलग भी हो जाना पड़ता है, ठीक है। नेशनलिज्म के चलते बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्री रीऑर्डर की गई कि ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, तो बहुत सारी बाउंड्रीज रीऑर्डर की गई। इनिशियली नेशनलिज्म में बात ये हो रही थी, जैसे कि हमने यूरोप में देखा, वन स्टेट वन कल्चर, लेकिन वन स्टेट वन कल्चर में क्या हो रहा था कि कभी ना कभी माइनॉरिटी तो बची जा रही थी ना, वन स्टेट वन कल्चर से चलते लोग इधर से उधर माइग्रेट करने लग गए, बहुत ज्यादा खून खराबा और एक मास माइग्रेशन हमने देखा। और उसके बावजूद भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक स्टेट में एक ही कल्चर हो, तो जो माइनॉरिटी रहती है, माइनॉरिटी को क्या लगता है, माइनॉरिटी को लगता है कि हमको ऑप्रेस किया जा रहा है, तो इसके चलते हमने किसकी बात करी, प्लूरलिज्म की बात करी, ठीक है, नेशन एंड द प्लूरलिज्म। तो उसमें क्या बात करी कि हमें मल्टीपल आइडेंटिटीज को स्वीकार करना होगा, और एक इंडिविजुअल की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है। अगर आप इन मल्टीपल आइडेंटिटीज को स्वीकार कर लोगे तो वो लोगों को अच्छा लगेगा। उसी के एडिशनल में हम जाते हैं तो मल्टीकल्चरलिज्म पे आते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या बोलता है, मल्टीकल्चरलिज्म एक तरीके से अपोज करता है किसका, अमेरिकनाइजेशन और यूरोप के जो कल्चर है उसका। उसमें एग्जांपल इंडिया का जैसे सैलेड बाउल का एग्जांपल आशीष नंदी ने दिया, ठीक है, कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे कल्चर एक साथ में रह सकते हैं और वर्ल्ड में बहुत सारे कल्चर है, तो हमें सभी कल्चर की इक्वली रिस्पेक्ट करनी होगी और हमें कल्चर के आधार पर नेशनलिज्म और वैसा नहीं देखना है। ये वाली चीज क्लियर हुई। इसके अलावा हमने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले पॉइंट में क्या देखा था कि आज भी बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि आजादी की मांग उठ रही है। कंट्रीज तो बन गई है, नेशंस तो बन गए हैं, लेकिन उन नेशंस में लगभग हर नेशंस में हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप है या कोई ना कोई रीजन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आजादी की बात को लेके आजादी की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसका एक एग्जाम्पल हमने क्या देखा, उसका हमने एक एग्जाम्पल देखा बेसैक वाला रीजन जो कि स्पेन में है। फिर हमने ये भी पढ़ा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन, एक नेशन कैसे बनता है। तो इसमें मैंने तुमको ये फ्लो चार्ट बताया है ना, ये फ्लो चार्ट से हम समझे कि ये जो 3-4-5 चीजें हैं, कौन सी 3-4-5 चीजें, कि एक नेशन बनने के लिए शेयर्ड बिलीफ, हिस्ट्री, टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज और कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। हम सबसे पहले अपने आप को एक कलेक्टिव बीइंग में देखें, उसके बाद में हमारी कॉमन हिस्ट्री रहे, उसके बाद में हम एक ही टेरिटरी पर बहुत सारे लोग एक समय पर रहें, उसके बाद में शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, हम फ्यूचर को एक साथ में देखें, और कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हम क्योंकि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी तो डिफरेंट है, लेकिन अगर एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं हमें एक नेशन में बांधने का काम करेगी। तो इट वॉज ऑल अबाउट नेशनलिज्म। आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो में मजा आया हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स में डेली बेसिस पर रीड करता हूं और वो सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन देता है कि आपके लिए एक और वीडियो लेके आना। तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, आपको भी याद हो गया अब तो, कि चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास।
पॉलिटिकल साइंस में सिद्धार्थ पटेल है तो डरने की क्या है बात। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए वन शॉट रिवीजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।